नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमने पिछले व्याख्यान में बिहारी सतसई के काव्य सौंदर्य पर चर्चा की थी। तब हमने बिहारी सतसई के वर्ण्य विषय, श्रृंगार, भक्ति, नीति पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बिहारी सतसई की भाषा शैली पर, उसके अभिव्यंजना शिल्प पर। काव्य के सौंदर्य के दो अभिदायक तत्व होते हैं। एक अनुभूति पक्ष, जिसे हम भाव पक्ष कह देते हैं, और दूसरा है अभिव्यंजना पक्ष, जिसमें कला पक्ष भी जिसको कहा जाता है। इसी अभिव्यंजना कौशल से ही कवि की कवित्व शक्ति का, उसके कवित्व कौशल का पता चलता है। तो बिहारी के सतसई जो एक सफल मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य जिसमें प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है, पूर्वापर संबंध रहित होता है। प्रत्येक दोहा या प्रत्येक छंद स्वतंत्र है। उससे पहले दोहे में क्या कहा या उसके बाद के दोहे में क्या कहा गया, उसका आपस में कोई संबंध नहीं होता। वे मुक्तक काव्य कहलाता है। और मुक्तक काव्य विभिन्न छंदों में होता है, कोई भी छंद कर सकते हैं, पर बिहारी ने उसके लिए दोहा छंद को अपनाया। और सतसई में 713 दोहे हैं और सभी दोहा छंद में ही है। अब हम बात करते हैं उनकी भाषा शैली पर कि उस सतसई के दोहों की भाषा कैसी है। बिहारी अद्भुत प्रतिभा संपन्न कवि थे। विभिन्न भाषाओं पर अधिकार था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, फारसी अरबी, क्योंकि दरबारों में रहते थे तो फारसी अरबी का भी चलन था, तो उसके भी ज्ञाता थे। और उनके दोहों में इन सभी भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है। ब्रज भाषा भक्ति काल से ही साहित्य की भाषा रही और रीति काल में आकर के तो उसका परिमार्जित, परिनिष्ठित रूप हो गया, साहित्यिक ब्रज भाषा बन गई। और यही साहित्यिक ब्रज भाषा का रूप ही हमें बिहारी सतसई में दिखाई देता है। शब्द को मांझने, चमकाने, मरोड़ने, संवारने की कला में बिहारी सिद्ध हस्त प्रतीत होते हैं। कब, कहां, किस शब्द से क्या चित्रात्मकता आ जाएगी, क्या कलात्मकता आ जाएगी, यह वे अच्छी तरह से जानते हैं। शब्दों को गढ़ना जानते हैं। शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ करके, किस तरह से संवार करके प्रस्तुत करना है, ये कला वो बखूबी जानते हैं। बिहारी की भाषा प्रांजल, सरस, प्रौढ़, मधुर भाषा है। उसमें एक माधुर्य है। भाषा में एक लय, एक गति, एक ताल, एक नर्तन करती हुई सी प्रतीत होती है। बिहारी का कोई भी दोहा उठा करके देखिए, भाषा उसमें एक अद्भुत छटा लेकर के, एक अद्भुत सौंदर्य लेकर के, एक नाद सौंदर्य लेकर के प्रस्तुत होती है। बिहारी के दोहों की भाषा को देखते हुए विश्वनाथ मिश्र, जो रीति काल के प्रसिद्ध समालोचक कहे जाते हैं, उन्होंने उनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहारी का भाषा पर सच्चा अधिकार था। शास्त्र ज्ञान में रुचि एवं लोकानुभव के समन्वय से विकसित उनकी भाषा किसी मनोवृत्ति विशेष की उपज नहीं, वरन अपने साहित्यिक एवं सामाजिक संस्कारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। कि कोई एक किसी विशेष मनोवृत्ति के कारण वे भाषा उपजी हुई नहीं है, अपितु एक साहित्यिक, एक सामाजिक संस्कार लेकर के प्रस्तुत होती है। और उस केवल एक संस्कार को ही प्रस्तुत नहीं करती, अपितु उस समय के सामाजिक सरोकार को भी, उस समय की एक संस्कृति का भी
प्रतिनिधित्व करती हुई सी प्रतीत होती है। जहां तक हम उनके शब्द विधान की बात करें कि कौन से शब्दों का संयोजन बिहारी ने किया है, तो आवश्यकता अनुरूप कहीं वे तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहां उन्हें उपयुक्त जान पड़ता है प्राकृत अपभ्रंश के शब्द भी ले आते हैं और फारसी अरबी के शब्दों का भी प्रयोग करने में वे परहेज नहीं करते। तो विषय के अनुरूप, भाव के अनुरूप जैसा शब्द उन्हें उचित जान पड़ता है उसी का प्रयोग वे करते हैं। देशज शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं, जैसे दिठोना, लजौही, जमुहार, पलनु, बरोठे आदि। तो ये क्षेत्रीय शब्दों को, देशज शब्दों को जो भाषा में एक स्वाभाविकता ले आते हैं और एक अद्भुत सौंदर्य की एक चमत्कृति को उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही प्राकृत के शब्द कटाच, कज्जल, चखनु आदि शब्दों को लेते हैं। फारसी अरबी के शब्द देखें तो चौगान, बिहारी प्रेम को चौगान कहते हैं, चौगान का खेल कहते हैं। गरूर, गर्भ, गरूर शब्द युग्मों का भी प्रयोग करते हैं। गर्भ और गरूर हालांकि एक ही अर्थ देते हैं, परंतु वो प्रयोग करते हैं दोनों शब्दों का। इजाफा, रकम, कबूल शब्द, कबूलियो भक्ति, सरताज, अदब, ताफता, ताफता रंग स्वर्णिम आभा लिए हुए जो एक कांतिमय रूप होता है, उसके लिए ताफता रंग अरबी फारसी में प्रसिद्ध है। और देह दीपति ताफता रंग कह करके बिहारी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से जब जहां जैसे शब्द की आवश्यकता है उसके अनुरूप वे शब्द वहां पर बिठा देते हैं। अगर उचित शब्द नहीं मिलता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ भी लेते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर लेते हैं, उसको संवार कर परिमार्जित करके भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से इनका बिहारी का शब्द भंडार भी असीमित है। कल्पना की समाहार और भाषा की समास शक्ति अद्भुत है। यह बिहारी की विशेषता है। कल्पना की समाहार शक्ति है इनके पास, अद्भुत कल्पना शक्ति है जो हम सोच भी नहीं सकते। और बिहारी कहाँ दूर दूर से ढूंढ करके कल्पना लेकर के आते हैं और उनकी इसी कल्पना की समाहार शक्ति को, उनकी भाषा की सामासिकता को देखते हुए जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वे उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समस्त शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। दोनों का सामंजस्य होना अनिवार्य है, भाषा की समास शक्ति भी और कल्पना की भी समाहार शक्ति भी, कि जिसमें ये दोनों हैं वे सफल मुक्तकार कहलाता है। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में पर्याप्त रस भर सके। अब दोहा दो पंक्तियों का छोटा सा छंद है, पर एक एक दोहे में अद्भुत रस की स्फीति होती है, अद्भुत रस भरा हुआ है। तो इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में पर्याप्त रस भर सके हैं। दोहे क्या है? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। कितना सुंदर उन्होंने इसकी समीक्षा करते हुए कहा है कि वे मुंह से छूटते ही श्रोता को रस से सराबोर कर देते हैं। पढ़ने वाला पाठक पढ़ करके रस सिक्त हो जाता है, बोलने वाला वक्ता रस सिक्त होता है, श्रोता भी रस सिक्त हो जाता है। तो ये रस की पिचकारियां हैं। एक अन्य स्थान पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के शब्द विधान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि एक एक दोहा एक एक रतन है, कि उसमें नग जड़े हुए हैं। तो इस तरह से बिहारी के दोहों की पर्याप्त प्रशंसा हुई है। जिस तरह से रामचरितमानस पर अनेक टीकाएं लिखी गई, उसी तरह से बिहारी के सतसई पर भी अनेक टीकाएं लिखी गई है। मानस के बाद बिहारी सतसई ऐसी रचना है जिस पर सबसे अधिक टीकाएं मिलती हैं।
लाला भगवान दीन की टीका है, कृष्ण की टीका है, जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध टीका मानी जाती है। और आपके मित्रों पाठ्यक्रम में भी बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर की द्वारा की गई टीका ही आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो इस तरह से बिहारी की जो भाषा की विशेषता है, बिहारी के दोहों में जो भाषा में एक सामासिकता का गुण दिखाई देता है, इसीलिए बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा गया कि एक एक दोहे में इतने इतने अर्थ छुपे हुए हैं, इतनी इतनी कलात्मकता छुपी हुई है, इतना सौंदर्य है कि वो गागर में सागर है। एक उनकी भाषा की समाज शक्ति की हम बात करें तो एक दोहा आपके सामने रखती हूं। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित्त प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही, दई नहीं ये रीति। अब देखिए यहां पर किस तरह से अर्थ खुलते हैं। दृग उर्झत कि नायक और नायिका की परस्पर नेत्र आपस में मिलते हैं, उनकी आंखें मिलती हैं, उनके बीच में प्रेम भाव जागृत होता है। प्रेम भाव जागृत हुआ नायक नायिका के मन में। टूटत कुटुंब, और उससे परिवार टूट जाते हैं, परिवारों में क्लेश हो जाता है। जुरत चतुर चित्त प्रीति, और जो चतुर चित्त वाले हैं, जो रसिक हृदय वाले हैं, रसिक मन वाले हैं, उनके मन में प्रेम का भाव जुड़ जाता है। परति गांठ दुर्जन ही है, और जो दुर्जन है, दुष्ट लोग हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। वो किसी का भी प्रेम संबंध होते हुए देखते हुए, किसी को भी परस्पर मिलते हुए देखकर प्रसन्न नहीं होते। तो परति गांठ दुर्जन ही है, दई नई ये रीति, ये कोई नई रीति बनाई है। तो इस तरह से एक एक दोहे में कई कई अर्थ छुपे हुए, कई कई भाव व्यंजनाएं छुपी हुई हैं। तो ये उनकी भाषा की सामासिक शक्ति का प्रचार। और बिहारी के दोहों को नावक के तीर कहा गया। जैसे नावक होता है ना योद्धा, जो उसके पास जो बाण होता है, धनुष होता है, उसके ऊपर जो बाण लगा हुआ होता है वो विष से बुझा हुआ होता है, और जाकर लगता है तो सीधा निशान। तो इसी तरह से सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि वो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, परंतु उसके अंदर जो अर्थ छवियां इतनी छाई हुई हैं, वो भीतर तक जाकर के घाव कर देने वाले हैं। तो ये बिहारी के दोहों की विशेष पहचान है, उनकी विशेष आकर्षण शक्ति है। वो भाषा की सामासिकता, कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में बहुत अधिक कहने की सामर्थ्य रखते हैं। नायिका की सजीवता, चपलता, विनोद प्रियता, उसका एक समेकित चित्र, एक समाहार रूप में चित्र बिहारी बहुत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। जैसे वो उनका बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, दैन कहे नट जाए। राधा कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या रखती है, और कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है, और राधा उनकी बांसुरी को अपनी सौत मानती है। तो वो बातें करना चाहती है कृष्ण से, कृष्ण के साथ वो प्रेमालाप करना चाहती है, पर कृष्ण बांसुरी में व्यस्त रहते हैं। तो वो क्या करती है, राधा कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती है। किस लिए? बतरस, बातों के रस के लिए, बातें करने के लिए। देखिए कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया, बतरस। बतरस के लालच में मुरली धरी लुकाए, और जब कृष्ण मांगते हैं, बाप कहते हैं, सोह करे बोहन हंसे, भोहन हंसे, क्योंकि छुपाई है तो उसमें उसकी नायिका की चपलता का भी, उसकी विनोद प्रियता का भी पता चल रहा है। तो भोह में हंसती है, दैन कहे, और जब कृष्ण बांसुरी को देने के लिए कहते हैं, नटी जाए, इनकार कर देती है कि मेरे पास तो बांसुरी है ही नहीं। तो ये एक एक शब्द जैसे बोलता हुआ सा प्रतीत होता है, एक एक शब्द अभिव्यक्ति
प्रस्तुत अभिव्यक्ति में निपुण है। तो बिहारी ने प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित किया है। जैसे संस्कृत में भर्तृहरि हुए, उन्होंने भी कहा कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, कि साहित्य और संगीत से रहित व्यक्ति पशु तुल्य है। बस यही अंतर है कि वो पूंछ और विषाण सींग से रहित है। तो साहित्य में और संगीत का ज्ञान होना अनिवार्य है, कलात्मक होनी। तो इसलिए तो बिहारी भी भर्तृहरि की तरह ही कहते हैं कि तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे, जे बूढ़े सब अंग। कि तंत्रीनाद वीणा आदि का नाद जो होता है, संगीत, कवित रस साहित्य का रस, कविता का रस, सरस राग तो कविता का आनंद अलग और सरस राग को वो अलग करते हैं, और रति रंग सुरति का रंग, प्रेम का रंग। जो इनमें अनबूढ़े, जो इसमें नहीं डूबे, जो इसमें पारंगत नहीं हुए, वो डूब गए, उनका जीवन ही मृत तुल्य हो गया। जे बूढ़े संग अंग सब अंग, और जो इसमें पूरी तरह से डूब गए वो सफल हो गए। तो इसलिए वो साहित्य को, संगीत को, प्रेम को, कला को अनिवार्य मानते हैं, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, और इनके बिना जीवन जो है वो निरर्थक है, बेकार है। तो कला का महत्व मानते हैं। बिहारी की भाषा में लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता बहुत मिलती है। बिहारी ने अन्योक्ति परक दोहों की रचना की। जैसे अपने राजा जय सिंह का जब उन्हें पता चलता है कि वह अपने कर्तव्य छोड़कर, राजपट सब छोड़कर और नई रानी के विलासिता में डूब गए हैं, तो वे उनके लिए एक दोहा लिख कर भेजते हैं। नई पराग नई मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो अन्योक्ति परक दोहे बढ़े हुए। जब वो देखते हैं कि राजा जय सिंह जो है वो मुगलों के साथ मिल करके और अपने ही पक्ष के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो वो स्वार्थ सुकृत न श्रम विथा वाला दोहा बोलते हैं कि बाज पर आए पानी परी, तू पक्षी नू ना मार। तो अपने ही पक्ष के लोगों को तू मत मार, अपने ही पक्ष के लोगों को की हिंसा मत कर, तो उनके ऊपर आक्रमण मत कर, युद्ध मत। तो व्यंग्योक्तियों के माध्यम से, अन्योक्तियों के माध्यम से वे राजा तक को सचेत करते हैं और समाज को भी प्रबोधित करते हैं। अब उनकी भाषा जो है वो लाक्षणिकता से युक्त है। मूर्त के लिए अमूर्त का विधान प्रस्तुत करते हैं और अमूर्त के लिए मूर्त का विधान प्रस्तुत करते हैं। मूर्त के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मूर्त है, जो सामने है, उसके लिए अमूर्त का विधान, एब्स्ट्रैक्ट का विधान। जैसे सूक्ष्म कटि पर ब्रह्म की, अलख लखी नहीं जाए। इसी तरह से अमूर्त जो वस्तु है उसके लिए मूर्त का विधान करते हैं कि लाज लगाम न मान ही, नैना मोह बस नाई। तो लाज लज्जा जो है वो अमूर्त है, तो उसके लिए मूर्त का विधान, लगाम का विधान कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहारी लाक्षणिकता का बहुत प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार, उसका सौंदर्य उनके दोहों में दिखाई देता है। और अलंकार योजना की जब हम बात करते हैं तो बिहारी ने शब्दालंकारों का प्रयोग भी किया है और अर्थालंकारों का प्रयोग भी किया है। शब्दालंकारों में यमक का और श्लेष का तो बहुत अधिक प्रयोग किया है। एक एक शब्द के 3-3, 4-4 अर्थ निकलते हैं। जैसे मंगलाचरण का जो पहला ही दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो झाई शब्द के 3 अर्थ है, श्याम शब्द के 3 अर्थ है, हरित दुति 3 अर्थ है। तो ये श्लेष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि शब्द दोहे में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाए। यमक अलंकार का बहुत अधिक, कनक कनकते 100 गुणी, मादकता आदि का है यमक अलंकार का प्रयोग।
गुनी गुनी कहत से वो जो दोहा है उसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास का सौंदर्य तो इनके पूरे काव्य में दिखाई देता है। कहीं केवल क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, ऐसे लगता है शब्दों के साथ तो वो खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। जैसे एक उनका बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सो बात। यहां देखिए दो ही पंक्तियों में पूरी एक सामाजिक मर्यादा भी दिखा दी, नायक नायिका का प्रेमालाप भी दिखा दिया, उनका संवाद भी दिखा दिया। कहत नटत, नायक ने कुछ आंखों, क्योंकि कहां बैठे हुए, एक भवन में, घर में बैठे हुए हैं जहां बड़े बुजुर्ग भी बीच में बैठे हुए हैं। अब उनके बीच में नायक नायिका आंखों के संकेत से ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो नायक ने कहत कुछ कहा, नटत नायिका ने इनकार कर दिया। कहत नटत रीझत, नायक जो है वो रीझ गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया उसके इनकार करने पर। खिजत, नायिका खींच जाती है, उसको थोड़ा क्रोध सा आ जाता है। तो कहत नटत रीझत खिजत, मिलत, तभी दोनों के नेत्र परस्पर मिलते हैं। खिलत, दोनों ही खिल जाते हैं। लज्जियात, और दोनों को ही लज्जा आ जाती है। तो देखिए खाली क्रियाओं का वर्णन है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात। तो खाली क्रियाओं में ही नायक और नायिकाओं के पूरे मनोभावों का चित्रण कर दिया, उनके एक एक भाव को बता दिया। भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात, ये सामाजिक मर्यादा। और समाज में किस तरह से वहां प्रेम का प्रचार होता था, किस तरह से आपस में प्रेमालाप होता था। तो आंखों से ही, संकेत मात्र से ही बात करते हैं। और बिहारी सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं और विरोध मूलक अलंकार। अभी मैंने करा है अन बूढ़े बूढ़े तरे, तरे जो बूढ़े एक बार। तो अन बूढ़े जो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूबते हैं वैसे वैसे विरोधाभास है। तो विरोध मूलक अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार, विरह वर्णन के प्रसंग में, सौंदर्य के वर्णन में अतिशयोक्ति अलंकार का खूब प्रयोग किया हुआ है। असंगति अलंकार का प्रयोग अधिक मिलता है। तो सादृश्य मूलक अलंकारों का, विरोध मूलक अलंकारों का, इन सब अलंकारों का प्रयोग बिहारी बड़ी कुशलता पूर्वक, कलात्मकता पूर्वक करते हैं और पूरा एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है। इनकी बिंब योजना अद्भुत है। इंद्रिय बिंबों का प्रयोग करते हैं और इंद्रिय बिंबों में भी इनका विशेष ध्यान दृश्य बिंबों पर रहता है, चाक्षुष बिंबों पर। हमारी आंखों के सामने पूरा एक चित्र सा प्रस्तुत हो जाता है। जब वो नायिका के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जब मानिनी नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, तो पूरा एक आंखों के आगे दृश्य, तो एक बिंब योजना, एक अद्भुत बिंब योजना हमें बिहारी के दोहों में मिलती है। और इंद्रिय बिंबों का प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो बिहारी ने दोहा छंद का ही प्रयोग किया है और किसी छंद को उन्होंने नहीं अपनाया। कि दोहा छंद दो पंक्तियों का है, परंतु उन दो पंक्तियों में ही वो अपनी कलात्मकता का परिचय देते हैं, अपनी समास शक्ति का परिचय देते हैं और अपनी कल्पना के घोड़े इस तरह से उनमें भाषा में प्रस्तुत करते हैं कि पाठक जो है वो रस सिक्त हो जाता है। तो भाषा की लाक्षणिकता की दृष्टि से, उसकी व्यंजनात्मकता की दृष्टि से, चित्रात्मकता की दृष्टि से अगर हम बिहारी की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा अद्भुत है, जो पाठकों को रस सिक्त कर देती है। और सतसई के जो दोहे हैं, बिहारी सतसई के दोहे भी अनुपम है, अद्भुत है और पाठक को रस सिक्त कर देने वाले हैं। और बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से एक पूरी तत्कालीन संस्कृति को उजागर कर दिया है, तत्कालीन पूरे परिवेश को का एक बिंब
हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और एक भाषा का आदर्श रूप रखा है, जो वो भाषा को एक ऐसा लालित्य प्रदान किया, ऐसी भाषा में एक भाव सौष्ठव प्रस्तुत किया कि जो आगे चल करके परवर्ती कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, उनकी प्रेरणा बनी। यही कारण रहा कि 700 साल तक ब्रज भाषा साहित्य की भाषा बनी रही। परंतु पहले प्रारंभ में वो बोली के रूप में ही थी। भक्ति काल में ब्रज भाषा को अपनाया गया, परंतु उसमें वे कलात्मकता नहीं आ पाई जो रीति काल में आई। और रीति काल में भी बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से जिस प्रकार से ब्रज के लालित्य को, उसकी सरसता को, उसके सौष्ठव को प्रस्तुत किया, उसको एक साहित्यिक रूप प्रदान किया, उससे परवर्ती काल के न केवल रीति कवि प्रभावित हुए, हम देखते हैं कि आगे चल करके भारतेंदु युग में भी जब गद्य का प्रारंभ हो गया, गद्य में खड़ी बोली का प्रारंभ हो गया, परंतु पद्य के लिए ब्रज भाषा के लालित्य को, उसका मोह वे त्याग नहीं कर पाए। इसलिए हम देखते हैं भारतेंदु युग में पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही, जबकि गद्य के लिए खड़ी बोली अपनाई गई। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने बिहारी सतसई की भाषिक अभिव्यक्ति को, उसके जो कलात्मक सौंदर्य है, उसकी चर्चा की है। अगली बार हम नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।